स्टूडेंट्स, बीएम में हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा आज। प्रबंध प्रक्रिया कार्य, प्रबंधकीय भूमिका और स्तर, मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शंस, मैनेजरियल रोल एंड लेवल कि प्रबंध की क्या क्या भूमिका है, प्रबंध की क्या क्या स्तर है, प्रबंध की क्या प्रक्रिया, प्रबंध की क्या कार्य, ये सारे टॉपिक हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ध्यान देना, चैप्टर ऑफ फर्स्ट के अंदर मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपको दे दिए थे, आपको आज शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। होमवर्क के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो शॉर्ट क्वेश्चंस बाकी चल रहे हैं वो आपको आज कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब चैप्टर 2 के अंदर हमारा सबसे पहले आता है प्रबंध की प्रक्रिया, यानी कि प्रबंध की विशेषता की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है कि प्रबंध कार्यों की निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। कि प्रबंध जो होते हैं वो अपने कार्यों को निरंतर, मतलब कि कंटिन्यू एंड एवं गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील मतलब होता है जो स्पीड में कार्य करती है, कि ऐसे कोई एक्टिविटी जो स्पीड में कंटिन्यू रहते हुए स्पीड में कार्य कर ले, वो हमारा प्रबंध कहलाता है। आगे इसमें आता है प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है, यानी कि पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि प्रबंध के सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रबंधक के द्वारा किए जाते हैं। सिंपल सी बात है कि प्रबंध में जो भी कार्य होगा वो कौन करेगा? एक प्रबंधक करेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मानवीय प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि प्रबंधक कौन होता है? एक मानव होता है। प्रबंधक मानव होता है तो प्रबंध हमेशा मानव के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसको मानवीय क्रिया कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें हम तो प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि प्रबंध की क्रियाएं मूलतः व्यक्तियों की आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। प्रबंध की जो भी क्रियाएं हैं वे व्यक्तियों के आपस के संबंध कैसे हैं उस पर निर्भर करती है, इसलिए प्रबंध को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। प्रबंध के अंदर सामाजिक क्रिया के बाद में आता है कि प्रबंध परिणाम प्रदान प्रक्रिया है। कि प्रबंध जो होता है वो हमेशा किस पर निर्भर करता है? परिणाम पर। आज हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमारे चुने हुए लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। इच्छित जो हमारा लक्ष्य है, हमने जिस लक्ष्य को इच्छित कर रखा है उसको हम प्राप्त कर सके और हमें प्रॉफिट हो सके। इसलिए हमारा डिपेंड किस पर रहता है? मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या रहता है कि परिणाम कैसे आ रहे हैं। विदाउट परिणाम कोई मैनेजमेंट सक्सेस नहीं होगा। तो परिणाम हमारा अच्छा आना चाहिए, और परिणाम का मकसद क्या है? बिजनेस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट गेन होना चाहिए। हमारा मोटिव किस पर रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, यही हमारा परिणाम है बिजनेस के अंदर। आगे वाली बात आती है कि प्रबंध के लक्ष्य प्राप्त करने की भी प्रक्रिया है। कि सिंपल सी बात है कि जो हम प्रबंध लेते हैं, प्रबंध के अंदर क्या होते हैं? लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं। उन टारगेट को प्राप्त करने के लिए ही हमें प्लानिंग करनी होती है, इसलिए हमको मैनेजमेंट करना होता है। जब तक हमारे टारगेट्स पूरे कब होंगे? जब हम अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर टारगेट्स पूरा करने के लिए ये प्रबंध के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके मैनेजमेंट से ही लक्ष्य प्राप्त होते हैं। लक्ष्य, बड़े लक्ष्य हमने ले रखे हैं तो उसके लिए हमको शुरू से एंड तक की अच्छी प्लानिंग करनी होगी, तभी हमारे को लक्ष्य प्राप्त होगा और हमें लाभ की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे आता है कि प्रबंध के क्या क्या कार्य है। प्रबंध के कार्य की हम बात करें तो प्रबंध के अंदर 2 कार्य होते हैं। फर्स्ट में आता है इसका प्रमुख कार्य, आगे आते हैं प्रबंध के सहायक कार्य। ध्यान देना, प्रमुख कार्य के अंदर भी 5 पॉइंट आते हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। ये प्रबंध के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं, इसलिए आप इसको जरूर ढंग से समझें। नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। अब नियोजन क्या होता है कि भविष्य में व्यापार के अंदर में कार्य करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसी को हम क्या कहते हैं? नियोजन। इसी को हम क्या कहते हैं? नियोजन। की भविष्य में की जो रूपरेखा बनती है उसको हम नियोजन कहते हैं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कार्य, अपेक्षित कार्य या उसकी जो रूपरेखा बनाई जाती है, उसका जो चित्रण किया जाता है, वही हमारा नियोजन कहलाता है। आगे आता है संगठन। प्रबंध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य क्रियाएं संपन्न करनी होगी, इसलिए हमारा संगठन होगा। निर्देशन मतलब होता है डायरेक्शन। तो निर्देशन में क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधन का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है, कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका प्रयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं, यही हमारा नियोजन पर निर्भर करता है। यानी कि अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त हो सके, यही हमारा निर्देशन है। कि जो हमें डायरेक्शन मिला हुआ है उस डायरेक्शन में रहते हुए हम उच्चतम कार्यों को कितना ढंग से कर पाते हैं, वो नियोजन कहलाता है।
नियंत्रण की बात आए तो प्रबंध से प्रक्रिया कार्यों का कुशलता के निष्पादन का संभव होता है। कार्य के परमाप्त नियोजन समय ही लक्ष्य निर्धारण करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। कर्मचारी द्वारा संपन्न किए गए कार्य के वास्तविक परिणामों को पूर्व निर्धारित मानकों की तुलना का विचरण करना ही हमारा क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। कि हमने पहले कितना काम किया था, अब हम कितना काम कर रहे हैं और हमारे परिणाम पहले क्या थे और अभी क्या है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमारे परिणाम कम हो रहे हैं तो हमें तुरंत वहीं पर हमें कंट्रोल हो जाना चाहिए कि उस कार्य को रोक के हमें उस कार्य के बारे में ही कोई आगे की रूपरेखा प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट और ज़्यादा हो सके। आगे वाला पॉइंट आता है समन्वय। देखो ध्यान देना, नियंत्रण को हेनरी फ्लो ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि नियंत्रण से आशय यह जांचने से है कि संस्था के सभी कार्य की योजना निर्देशन निर्धारित नियमों के अनुसार हो रही है या नहीं हो रही। कि संस्था ने जो भी नियंत्रण करना है, योजना बना रखी है कि उसकी जांच करके उसके ऊपर तुरंत तरीके से कार्य करना ही हमारा नियंत्रण कहलाता है। आगे पॉइंट आता है इसके अंदर समन्वय वाली बात आती है। तो 5वां पॉइंट हमारा है समन्वय। संगठन में कर्मचारियों की क्रियाओं को कार्यविधि कार्य क्षेत्र गुणों को पर्याप्त विभिन्नता से पाई जाती है जिसमें व्यक्तिगत तो अंतर व्यक्तिगत संघर्ष की संभावना है। तो संगठन समन्वय में क्या होता है कि ये प्रबंध के सार भी, कुंटज और डोनोवल ने क्या कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार है। सार मीन्स कि लास्ट में जो बच गया समरी, पूरे हमने नियोजन किया, संगठन किया, निर्देशन किया, नियंत्रण किया, इन सबको मिक्सअप करके फाइनली जो रिजल्ट आ गया वो हमारा प्रबंध का सार कहलाता है। यानी कि हम उसको समन्वय कहते हैं कि तालमेल बिठाकर कार्य करना। समन्वय का मतलब क्या हो गया कि तालमेल बिठाकर जो कार्य किया जाता है प्रबंध के अंदर, उसी को हम समन्वय कहते हैं। तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण में भी क्या है कि मानव के द्वारा प्रक्रिया है, ये मानव के द्वारा चलाई जाने वाली प्रक्रिया है। तो तालमेल बिठाकर ही कार्य किया जाता है ताकि सारे कार्य समय से पूरे हो सके। इसलिए ही प्रबंध का ये समन्वय कार्य कहलाता है। इसको समन्वय प्रबंध का सार भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि समन्वय प्रबंध का सार है। आप ये बातें जरूर ध्यान दें कि आप 11th पास करके 12th में आ गए हैं, अब आपको स्टडी के ऊपर पूरा फोकस करना है। आप अगर ये सोच रहे हो कि अभी तो कोरोना मिटने के बाद ही हम ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, स्कूल खोलेंगे तब ढंग से कर पाएंगे पढ़ाई, उसका वेट नहीं करना। आप बोर्ड के स्टूडेंट बन चुके हैं तो आपके लिए तो एक एक दिन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आपको तो अभी से ही पढ़ाई करनी है। और ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, जब तक स्कूल ओपन नहीं होते हैं तब तक आप ऑनलाइन चैनल के माध्यम से पढ़ाई करो, फिर आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। इसलिए पढ़ाई लेकिन आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपके बारे में हमने चैनल बनाया है, उसके बाद में वीडियो अपलोड कर रहे हैं टाइम से टाइम। ये सब कुछ क्यों? ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे हो सके, आप पढ़ाई कर सकें। तो टाइम को आपको ख़राब नहीं करना है। अब इसके बाद में आता है प्रबंध के सहायक कार्य। ध्यान देना स्टूडेंट्स कि प्रबंध के जो सहायक कार्य होता है उसमें पहला पॉइंट होता है निर्णयन। कौन सा होता है? निर्णयन। यानी कि किसी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में विभिन्न विकल्प में से किसी एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करने की प्रक्रिया। बहुत सारे विकल्प है आपके पास, उस विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपको चयन करना है। उस चयन करने की प्रक्रिया को ही हम निर्णय कहते हैं। कि आप ये सोचोगे कि इतने सारे विकल्प में से मुझे क्या चूज करना है। आपके पास 5 विकल्प है, 5 विकल्प में से आप कौन से विकल्प को सेलेक्ट करोगे, वही आपके लिए क्या नाम है, निर्णय कहलाएगा। कि आपके निर्णय क्या कहते हैं, किस तरीके से आप विकल्प चूज करते हो ताकि वो उसका व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ सके। आगे आता है नियुक्ति करना। नियुक्ति मीन्स क्या होता है कि जो नए कर्मचारी तो उसको नियुक्त करना। कि भौतिक संरचना करना जिसमें भवन, उपकरण, मशीन, सामग्री आदि को एकत्रित करना है। या मानवीय संरचना जिसमें योग्य कर्मचारियों की भर्ती एवं विकास का कार्य होता है। प्रबंधक संस्था के लिए किए जाने वाले कार्यों के अनुरूप योग्य व्यक्ति उचित पारिश्रमिक पर चयन पर नियुक्ति करना ही प्रबंध की नियुक्ति कहलाता है। यानी कि कर्मचारी जो होते हैं उनको भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक के समय कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। कि हम जो नए कर्मचारी की भर्ती करते हैं तो भर्ती से लेकर उसको हमने जब तक उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती तब तक के सारे कार्य नियुक्तिकरण के अंदर ही होते हैं। उसको कैसे नियुक्त करना है, उसके बाद उसको क्या कार्यभार कैसे संभालना है, ये भी सारा नियुक्तिकरण का टॉपिक है। आगे आता है पॉइंट नंबर 3, नव परिवर्तन या नवाचार। सूचना प्रौद्योगिकी के क्रांतिकारी युग में हर पल बदलाव आ रहा है। हम सभी मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आप देखते होंगे कि हर रोज़ नए
फीचर्स के साथ नए तरीके का मोबाइल बाज़ार में आ रहा है। यही नहीं, मोबाइल में प्रयुक्त एप्लीकेशन फंक्शंस में भी निरंतर सुधार या विकास हो रहा है। यही नवाचार या नव परिवर्तन है। मतलब कि व्यापार में भी आपको नया नया करने की ज़रूरत होती है और नए नए विचारों को समावेश करना होता है, इसलिए नवाचार होता है। आगे आता है पॉइंट नंबर 4, संप्रेषण। पॉइंट नंबर 4, संप्रेषण की बात करें तो संप्रेषण के अंदर क्या होता है कि संदेशों को निर्देश करना, आदान प्रदान करना, कि जो हमारे संदेश होते हैं उसको हम किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, कि एक संदेश को दूसरे पास के भेजना और दूसरे से हमारे पास संदेश को आना। आगे वाला पॉइंट आता है इसका प्रतिनिधित्व, कि प्रतिनिधित्व जो करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसके बारे में है, कि प्रत्येक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी घटक तत्व के संपर्क में रहना, उनमें अच्छे संबंध बनाना, संबंधों को बनाए रखना, वार्तालाप करना, उनके साथ विचार गोष्ठी करना, संगठन के हितों की सुरक्षा करना, ये समाज के कार्य आज के वैश्विक युग में नितांत आवश्यक हो गए हैं। यही इसीलिए प्रबंध के अंदर संगठन का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। तो ऐसे करके हमारे प्रबंध के ये 5 कार्य हो गए और हमारे प्रबंध के प्रमुख कार्य 5 है, सहायक कार्य भी 5 है। इसके 5 पॉइंट्स मैंने आपको इसकी विशेषता के बताए हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, इनको तो आपको CW कॉपी में इनके नोट्स बनाने हैं। CW कॉपी के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं और SW कॉपी में आपको चैप्टर फर्स्ट के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया। कॉपी चेक कराने का आपको मालूम ही होगा कि बुधवार के दिन आपकी कॉपी चेक होगी, तो आप बुधवार के दिन कॉपी चेक कराएं, अच्छी हैंडराइटिंग में काम करें ताकि हमें भी समझ में आ सके कि आपने क्या लिखा है। और बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर, कि आने वाली जो बोर्ड की परीक्षा है अगले साल मार्च की, तो उसी को ध्यान में रखकर आपको स्टडी करना है। आपको फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। थैंक यू।